हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। तो गाइज इस वीडियो में हम चार बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स की बात करेंगे। इसमें हैं स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सर सैयद अहमद खान। तो ये चारों ही सोशल रिफॉर्मर, अगर आप सोशल वर्क बैकग्राउंड से हैं या सोशोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स या आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चारों रिफॉर्मर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बनते हैं। और जो सब्जेक्ट की एग्जाम्स होती है, इवन सेमेस्टर एग्जाम्स, वहाँ पे भी रिफॉर्मर्स से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स है, ध्यान से हम समझेंगे एक एक चीज़ इनके बारे में। इन्होंने क्या रिफॉर्म्स ये लेके आए थे, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए थे और क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे इन लोगों ने किया, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जब नाम लेते हैं तो हम इनको शिकागो समिट से याद करते हैं कि इन्होंने जो है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स जो हुआ था शिकागो में 9/11 1893 में, तो इन्होंने एक आइकॉनिक स्पीच दी थी वहां पे। ठीक है, और वो स्पीच आज तक वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस है इन द वर्ल्ड, जो इंग्लिश में एक वर्ल्ड फोरम पे किसी इंडियन मोनास्टिक ने दी थी। ठीक है, तो ये वहीं का फोटो है शिकागो का 1893 का। ठीक है, तो 9/11 को ये हुआ था ये समिट। तो 9/11 को हम जो है वो जानते हैं ट्विन टावर्स पे जो अटैक हुआ था 2001 में। लेकिन यहाँ 9/11 इंडिया के लिए अगर देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे स्पीच दी थी। ठीक है, शिकागो में। अब इनका जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी को, और ये एक एफ्लुएंट बंगाली फैमिली से आते थे। और इन्होंने इंडियन फिलोसॉफीज जैसे वेदांता और योगा को प्रोपोगेट किया वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, और इनका जो प्री मोनास्टिक नेम है, जो पहले जब ये मोनास्टिक इन्होंने मतलब इन्होंने जब ये मोनास्ट नहीं बने थे, तो तब का इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, जब पैदा हुए थे जब इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। और इनकी जो स्पीच है उसकी हमने बात की। और इन्होंने जो पहले हम इनका देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया है, उसके बाद इनके चैलेंजेस भी देखेंगे, ताकि हमको समझ में आएगा ना कि कैसे एक पर्सनालिटी इनकी बनी और कैसे इन्होंने इतना जो है इम्पैक्ट किया सोसाइटी पे। तो इनके चैलेंजेस इनकी लाइफ के वो भी हम देखेंगे, क्योंकि एक ये रिच फैमिली से आते थे लेकिन इन्होंने पॉवर्टी भी फेस की, कैसे ये रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचे उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ही अर्ज्ड पीपल टू इम्बाइब स्पिरिट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिबर्टी पे फोकस करते थे। और वेदांता, हम इनको मानते हैं कि वेदांता जो फिलोसॉफी है, इवन हम इनको मानते हैं कि हिंदुइज्म को प्रोपोगेट किया इन्होंने। लेकिन वेदांता खुद बात करती है कि आपस में जो धर्म है सारे, वो मिलजुल कर रहे, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो ऑल द रिलीजन्स के बीच में, वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी उसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया कि सारे धर्म जो है आपस में मिलजुल कर रहे। और मैं एक चीज और बता दूं कि जब ये वहां पे शिकागो समिट में जब इनका स्पीच स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने स्टार्ट किया था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो वो जैसे ही इन्होंने कहा था तो बहुत सारी तालियां बजी थी और बहुत लोगों ने इनको अपलोड किया था वहां पे। ठीक है, तो ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड द हिंदू रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। और इवन जब ये कास्ट सिस्टम की अगर बात आती है तो कास्ट सिस्टम को इन्होंने कंडेम किया। और इसकी एक स्टोरी भी है, इन्होंने क्या किया था कि ये जब पूरे भ्रमण पे निकले थे, जब ये मोनास्ट हो गए थे, तो जब ये निकल गए घर से घूमने के लिए, तो पूरे देश का इन्होंने दौरा किया, पैदल पैदल चले, हर जगह मिले लोगों को, लोगों को समझा, अलग अलग कल्चर्स को जाना। तो वहां पे एक उन्होंने देखा कि इनको हुक्का पसंद था, तो एक जो इंसान है वो हुक्का पी रहा था। तो ये गए उसके पास, इन्होंने उनसे उससे हुक्का मांगा, और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आई एम अनटचेबल, और मैं आई एम फ्रॉम लोअर कास्ट, तो आप मेरे साथ नहीं पी सकते, आप एक अपर कास्ट के हैं। तो ये पहले ये चल दिए वहां से उठ के, लेकिन फिर बाद में इनको रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्यों नहीं पी सकता मैं किसी के साथ। तो वहां ये वापस आए और उन्होंने साथ में बैठ के उनके साथ हुक्का पिया, जो एक दलित इंसान था उसके साथ। तो ये कहानी है जहाँ पे जैसे ये दिखाती कि कास्ट सिस्टम को इन्होंने कंडेम किया, और जो ये अनटचेबिलिटी और ये सबको इन्होंने वहां पे उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई की। ठीक है, इन 1897 ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। ठीक है, 1890, आपको ईयर्स भी याद रखना है, टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। ठीक है, बेलूर बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिज मिशन एंड मठ। तो बेलूर आज भी आपको कोलकाता में मिलेगा। बेलूर मठ बहुत फेमस है, एक बहुत अच्छी जगह है, अगर आप जब भी कोलकाता जा रहे हैं तो जरूर विजिट करें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के ऊपर की बनाई हुई, मतलब वहीं से इनका हेडक्वार्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
रामकृष्ण जो मिशन है उसका, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, अब इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी 1985, आप सब जानते हैं नेशनल यूथ डे के तौर पे हम मनाते हैं, इसको डिक्लेयर किया गया था 1984 में, ठीक है। तो 1985 को फर्स्ट नेशनल यूथ डे मनाया गया था 12 जनवरी को, ठीक है। अभी चलते हैं, तो हमने अभी बात की कि जब ये शिकागो गए तो इनको बहुत अप्रिसिएशन मिला, और जो स्पीच है इनकी वो अभी तक जानी जाती है वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस के तौर पे। तो अगर हम देखें तो इनके चैलेंजेस भी रहे हैं जब ये वहां गए, और इनकी लाइफ जो पूरी रही है उसमें कई सारे चैलेंजेस भी आए। उन चैलेंजेस का इन पे क्या इम्पैक्ट रहा इनके ऊपर, और इन्होंने उससे कैसे ओवरकम किया, वो भी हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो जब ये गए थे शिकागो में, तो इनको वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत वहाँ पे बहुत वेलकमिंग रहे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑर्थोडॉक्स थे। तो वो उन लोगों ने वहाँ पे उनको रेजिस्ट किया, इनको इनका ऑपोजिशन भी फेस किया इन्होंने। कैसे? क्योंकि इनका अटायर वहाँ पे अलग था, क्योंकि यूएस में थे तो अटायर ऑफ कोर्स अलग होगा, इंडियन अटायर था। और लैंग्वेज जो थी इनकी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि वहाँ पे आप सेम एक्सेंट में नहीं बात कर पाएंगे, आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन एक्सेंट आपके अंदर होगा। उसके अलावा इनकी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि आप वहाँ पे अलग तरीके तौर तरीके हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के इनको बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा। और इवन जब इनकी एक स्टोरी है कि जब ये एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, जब बैठे थे तो पास वाली टेबल से किसी ने कहा कि ऐसे रेस्टोरेंट में हम खाना नहीं खाएंगे जहाँ पे एक पिग और एक स्वान, यानी एक हंस और एक सूअर दोनों एक साथ खाना खा रहे हो। तो जब ये बात उन्होंने बोली तो इन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो फिर मैं उड़ के चला जाता हूँ। यानी आप देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कैसे रिप्लाई दिया गुस्सा हुए बिना। तो वहाँ पे सारे लोग जितने भी रेस्टोरेंट में बैठे थे वो सब लोग हंसे, और एक वहाँ पे जो सामने जो बंदा बैठा था जो खा रहा था, जिस जो इस तरीके शब्द यूज किया, वो उठ के चला गया। तो ये मतलब कैसे रिप्लाई देना, मतलब कैसे एक आप देख रहे हैं कि कितना कितना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे था, ठीक है। इन्होंने स्पोर्ट्स और मेडिटेशन पे बहुत फोकस किया, है ना। इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, इनकी एक लाइन है कि मेडिटेशन इज ए सॉर्ट ऑफ प्रेयर एंड प्रेयर इज ए सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। तो मतलब मेडिटेशन को ही प्रेयर मानते थे। आप अगर मेडिटेट कर रहे हैं तो आप भगवान की प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और इनके अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन वो होता है जब आपके दिमाग में कोई थॉट ना हो। थिंक ऑफ नथिंग, ए मोमेंट विदाउट ए थॉट ब्रिंग्स ग्रेट पावर, ये इनका मानना था कि अगर आप बैठे हैं और आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हाईएस्ट मोड ऑफ मेडिटेशन पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन पे पहुंच गए। ही इवन मेडिटेटेड ऑन 4 जुलाई 1902। तो 4 जुलाई 1902 को इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, ये चले गए थे इस दुनिया से। तो उस दिन भी इन्होंने मेडिटेशन किया था। तो ये इनको इतना मेडिटेशन से इतना पसंद था, और इतना ये इनको अच्छा लगता था मेडिटेट करना, प्रेयर करना। तो वो हम यहाँ से समझ पाते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो खेल आप खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, ही सेड दैट यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। यानी आप गीता पढ़ने से ज्यादा अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो शायद आप भगवान के ज्यादा करीब रहें। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि फिजिकल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके उससे। फिजिकल हेल्थ जब ही आएगी जब आपकी मेंटल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ठीक है। तो इवन जो काम आप कर रहे हैं, जो जो मेंटल वर्क, जो फिजिकल वर्क आप कर रहे हैं, उसमें आप 100% देंगे तो दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू हिम। तो आपका जब तक फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, जब आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप गीता को समझ ही नहीं पाएंगे। इनका ये भी कहना था, ठीक है। और इवन इनका एक चैलेंज और था कि जैसे हम जानते हैं कि ये बहुत एफ्लुएंट फैमिली से थे, रिच फैमिली से थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार गरीबी फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम रिच फैमिली। जब जब इनके फादर की डेथ हुई तो यहाँ पे जो ब्रेड अर्नर था कोई नहीं था फैमिली में, और यही एक थे 1884 का जो समय था, उस समय पे इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और इनकी जो फैमिली थी वो लोन में और बैंक्रप्सी में चली गई थी, ठीक है। तो ये काम मांगने के लिए घूम रहे थे, बहुत इन्होंने ढूंढा काम, और इवन इनको काम मिल भी नहीं रहा था। बहुत समय के बाद इनको काम मिला, कुछ जॉब मिला, लेकिन जब इनको काम नहीं मिल रहा था तो इन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान है या नहीं, इस पे सवाल उठाना शुरू किए। बहुत लोगों से ये सवाल पूछा लेकिन कोई इनको जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब ये दक्षिणेश्वर कोलकाता में एक टेम्पल है, आप जब जाएंगे तो आप विजिट करिए, वहां पे रामकृष्ण परमहंस रहते थे। जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने वहां पे उनसे पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो वहां पे रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत अच्छा वहां पे आंसर था कि मैंने भगवान को उतना ही क्लियरली देखा है जितना मैं आपको देख पा रहा हूँ। यानी हर इंसान में वो भगवान को देखते थे, और उनको पता है कि भगवान अस्तित्व में है। और उस लाइन से स्वामी विवेकानंद वहां पे बहुत इम्प्रेस हुए थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पे उनको फॉलो किया, रामकृष्ण परमहंस को, और इवन रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की।
अब इनके जो 10 फेमस कोट्स हैं जिनसे हमको मोटिवेट होना चाहिए, इवन एनकरेज होना चाहिए, उसकी वो एक बार देख लेते हैं। देखिए बहुत 10 नहीं, सॉरी 5 कोट्स मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, जब तक उठो जागो और जब तक मेहनत करो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो खुद में विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए, है ना, कि मैं ये कर पाऊंगा, आई विल डू इट। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद में विश्वास रखना। वही भगवान में विश्वास रखने के बराबर है। वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक। तो थॉट्स पे ये फोकस करते थे, जैसे मैंने बोला मेडिटेशन में भी, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स आर लाइफ, थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। तो जो आपके थॉट्स होंगे वो आपको दूर तक लेके जाएंगे। जितने अच्छे थॉट्स होंगे उतना ही आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होगी। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन। तो कोई भी चीज आपको जो वीक बना रही है किसी भी तरीके से, तो आप उसको जहर की तरह रिजेक्ट करिए। डू वन थिंग एट ए टाइम, एंड वाइल डूइंग इट पुट योर होल सोल इनटू इट टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स। है ना, तो जैसे बोलते इन्होंने कहा था कि फुटबॉल आप खेल रहे हैं तो आप भगवान के ज्यादा करीब है, तो फुटबॉल के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाइए, तभी आप एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इनकी स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद बंद्योपाध्याय की, जिनका बाद में नाम रहा ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था, और इनका जन्म हुआ था बरसिंगा विलेज, जो कि बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इनको जो विद्यासागर, हम इनको आज ईश्वर चंद विद्यासागर नाम से जानते हैं, तो इनका जो टाइटल है विद्यासागर, वो इनको संस्कृत और फिलोसॉफी में मास्टरी की वजह से मिला था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज जब ये कलकत्ता में थे वहां पे इनको ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने चाइल्ड जो वुमेन एजुकेशन है उस पर बहुत काम किया। इसके साथ साथ इन्होंने जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो बंगाली अल्फ़ाबेट्स, आज भी जो बच्चे बंगाली अगर सीखना चाहते हैं तो वो इनकी एक किताब पढ़ते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, वर्णो परिचय, यानी वर्ण का परिचय, बंगाली अल्फ़ाबेट्स का इंट्रोडक्शन, लेटर्स का इंट्रोडक्शन, है ना। ये आज भी एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है फॉर टीचिंग बंगाली टू बिगिनर्स। ठीक है, और ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज, एज ही रेशनलाइज्ड एंड इम्प्रूव द बंगाली अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इन्होंने रैशनलाइज किया और इंप्रूव किया बंगाली अल्फाबेट्स को। और अगर इनके टाइटल्स की बात करें तो ही वॉज ए फिलोसोफर, एकेडमिक एजुकेटर, राइटर, ट्रांसलेटर, पब्लिशर, एंटरप्रेन्योर, रिफॉर्मर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इतने सारे इनके जो टाइटल्स हैं वो हैं। ईश्वर चंद वॉज ए कीन एडवोकेट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, जैसे मैंने बताया, और एजुकेशन को इन्होंने प्राइमरी वे देखा जिससे कि वुमेन जो है वो अपने आप को सोशल ऑपरेशन से बाहर ला सकती हैं, जो वो फेस कर रही थी उस समय पे। वो समय बहुत ही खतरनाक था लड़कियों के लिए, जो फीमेल्स थी उनके लिए, क्योंकि वहां पे चाइल्ड मैरिज होता था और ऐसे ऐसे लोगों से शादी हो जाती थी बच्चियों की जो बहुत बूढ़े हैं, इवन उनकी डेथ हो जाती थी। विडो जब रहते थे तो विडो का जीवन और ज्यादा कठिन हुआ करता था, जिसमें उनको व्हाइट साड़ी पहननी थी पड़ती थी, और सर को मुंडवाना पड़ता था, यानी आपको बाल होना पड़ेगा, और इवन आपको सारी चीजें जो प्लेजर्स है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इवन फैमिली भी, जो फैमिली है और जो आपकी सोसाइटी है वो भी आपको नेग्लेक्ट करता था उस समय पे अगर आप विडो हैं। तो वो बहुत कठिन समय था विमेन के लिए, और उन्होंने एडवोकेट किया जो विडो रीमैरिज है उसको, और ये विडो रीमैरिज के लिए जाने जाते हैं, और उसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था उस समय के लिए। और आज हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन उस समय बहुत सिचुएशन खराब हुआ करता था। ही वेंट डोर टू डोर आस्किंग फैमिली हेड्स टू अलाउ देयर डॉटर्स टू बी एनरोल्ड इन स्कूल्स, और थ्रू आउट बंगाल इन्होंने 35 स्कूल्स खोले थे, वुमेन्स स्कूल स्पेसिफिकली, टू सपोर्ट वुमेन एजुकेशन। एंड इवन इन्होंने एक फंड बनाया था, नारी शिक्षा भंडार, जो कि नारी की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए था। ही वर्कड एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड प्रोफेसर एट संस्कृत कॉलेज, जहां से इन्होंने पढ़ाई की वहीं पे इनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड प्रोफेसर बने, एंड रीडिजाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द कॉलेज। ठीक है, तो जो पहले जब ये थे उस समय पे सिर्फ ब्राह्मण्स को संस्कृत एजुकेशन मिलता था, तो इन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को वहां पे चेंज किया एडमिशन का, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज में सभी नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को अलाउ किया एनरोल होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था कंडीशंस क्या थी, विडो रीमैरिज पे इन्होंने बहुत काम किया है, तो क्या कंडीशंस थी विडोज की बिफोर विडो रीमैरिज एक्ट जब आया था उसके पहले की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत सारी लड़कियां विडो हो जाती थी, क्योंकि बूढ़े लोगों से शादी हो जाती थी, और उनको लाइफ टाइम विडोहुड अपनाना पड़ता था। दे वर नॉट परमिटेड टू रीमैरी।
ठीक है। और स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड थे, अगर आप एक बार विडो हो गए तो आपको व्हाइट साड़ी, कोर्स मटेरियल का व्हाइट साड़ी पहनना पड़ेगा। मैनी केसेस आपको शेव, आपके हेड को शेव करवाना पड़ेगा। एंड सोशल ऑट्रेसिज्म फेस करना पड़ता था, यानी वो विडोज को अनलकी माना जाता था, केप्ट अवे फ्रॉम फेस्टिवल्स, है ना। जो फेस्टिवल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनसे सबसे इनको दूर कर दिया जाता था। एंड अवॉइडेड बाय द फैमिलीज एंड सोसाइटी, दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप ऑल द प्लेजर्स एंड लिव ए लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। अब इनके कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं विडो रीमैरिज के ऊपर। इन्होंने कैंपेन किया विडो की राइट्स के लिए, ठीक है। विडो की जो राइट्स थी उनके लिए इन्होंने विगरसली कैंपेन किया। ही यूज्ड हिज नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में मास्टरी थी इनकी, संस्कृत एंड फिलोसॉफी में। तो इन्होंने जो वहां पे सोसाइटी को, समाज को समझाने के लिए कहा कि विडोज की जो रीमैरिज है वो इवन वेदास में भी लिखी गई है, वेदास में भी इसको गलत नहीं माना जाता। जो पुरानी एंशियंट टेक्स्ट है, हिंदू टेक्स्ट, क्योंकि ये मास्टरी थी तो उसके थ्रू उन्होंने समाज को समझाया, रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू समझाया कि विडो रीमैरिज इज नॉट ए सिन, और ये आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर विडोज रीमैरिज कर रही है, और इवन वेदास भी इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने इनको अपोज भी किया उस समय कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं कर सकते ये, है ना, क्योंकि एक रिचुअल था कि आपको विडोज को वापस शादी नहीं करवा सकते हैं, कल्चर था वो। तो उसको वहां पे उस समय उसके खिलाफ जाना बड़ी हिम्मत वाली काम था ये, और इन्होंने सब लोगों को वहां पे मनाया, ठीक है। डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लॉर्ड कैनिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी समझाया कि नहीं यहाँ पे कितना जरूरत है विडो रीमैरिज एक्ट लाने का। तो लॉर्ड कैनिंग ने वहां पे विडो रीमैरिज एक्ट पास किया 16 जुलाई को, जो एनफोर्स में आया था 26 जुलाई 1856 को, ठीक है। इवन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए देखिए किस हद तक गए थे, एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिफॉर्मर, ये किस हद तक गए थे। इन्होंने अपने बेटे नारायण चंद्र की शादी भी विडो से की थी, ताकि एक मैसेज जाए समाज में कि विडो रीमैरिज भी ये खुद अपना रहे हैं तो आप सबको भी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इनका स्टोरी भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर पे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, और 1883 30 अक्टूबर को ये चले गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इन्होंने, इनका जो बर्थ पे नाम था वो मूल शंकर तिवारी था, ठीक है। 12 फरवरी को जब इनका जन्म हुआ था टंकरा, गुजरात, ठीक है। हिज पेरेंट्स लालजी तिवारी एंड यशोधाबाई वर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ठीक है। यशोदाबाई और लालजी तिवारी जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, और वो जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स है, कल्चर है, उसको फॉलो करते थे, ठीक है। और इन्होंने, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1875, ठीक है। और ये बॉम्बे में इन्होंने शुरू किया था। ही यूज्ड स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, तो ये स्लोगन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये स्लोगन दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, इन 1873 एज ए कॉल फॉर स्वराज्य, ठीक है। तो सबसे पहला कॉल स्वराज का अगर बात करें तो इन्होंने ही दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत के लिए, भारतीयों के लिए भारत है। द समाज ओपोजेस वर्शिप ऑफ मूर्तिज, जो आर्य समाज है वो आज भी आपको बहुत रिलेवेंट है, आपको कई सारे जगह पे ये इंस्टीट्यूट जो है आर्य समाज वो है अभी भी, है ना। तो इंटरकास्ट मैरिज को ये सपोर्ट करता है, और मूर्ति का जो पूजा है उसको ये यहाँ पे अपोज करता है। एनिमल सेक्रीफाइस, है ना, श्रद्धा भक्ति, जो रिचुअल्स हैं, है ना, एंसेस्टर्स को जो श्राद्ध वगैरह देते हैं ना, उसको भी ये अपोज करता है। इवन अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, और जो पिलग्रिमेज, जो हम यात्राएं करते हैं, पैसा ना होने पे भी उधार लेके जो यात्राएं होती है उसको ये अपोज करते हैं। और प्रीस्टली क्राफ्ट एंड टेम्पल ऑफरिंग, जो मंदिर में हम ऑफरिंग्स देते हैं उसके भी ये खिलाफ थे। आर्य समाज जो है वो अपोज करता है। और ही अपोज्ड बेसिंग कास्ट अपॉन बर्थ रेदर देन अपॉन मेरिट, तो जो कास्ट के साथ एक टाइटल मिल जाता था ना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अछूत है, उस तरह की चीजों को इन्होंने अपोज किया, और मेरिट पे जो आप बन रहे हैं उसके थ्रू आपको रिकॉग्निशन मिले, उस पर इन्होंने फोकस किया। और वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्ण सिस्टम जो था, वैदिक नोशन, उसको इन्होंने सब्सक्राइब किया, यानी कि उसके थ्रू उस, देखिए जो वैदिक नोशन है चतुर्वर्ण का, वो क्या मानता है कि जो पर्सन है वो बर्थ के साथ में किसी कास्ट में नहीं जाता है, लेकिन वो जब जो उसका काम है उसके थ्रू उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, बट वॉज आइडेंटिफाइज एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन द पर्सन फॉलोड, ठीक है। जो ऑक्यूपेशन वो कर रहा है वो उसके थ्रू उसको रिकॉग्निशन मिलेगा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ठीक है।
तो उस पे ये फोकस कर रहे थे कि नहीं, बर्थ पे आप ऐसे टैग नहीं लगा सकते कि ये कौन सी कास्ट में है, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है। अब इनका एक मेन मैसेज है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, बैक टू वेदास। तो बैक टू वेदास जो है वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। He took inspiration from the Vedas and considered them to be India's rock of ages, ठीक है, the infallible and true original seed of Hinduism, ठीक है। और रूट्स की बात करते हैं, ये बैक टू रूट्स, बैक टू वेदास, इस पे ये बात करते थे। और चतुर्वर्ण के सिस्टम की हमने बात की, और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड अ कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड इज ऑफन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द विजनरीज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के विजनरी क्यों माना जाता है? क्योंकि डाव स्कूल जो आप देखते हैं आज बहुत रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री में, इवन फॉरेन में भी है। द डाव दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो एग्जिस्टेंस में आए थे 1886 में। और वो क्यों एग्जिस्टेंस में आए थे? इनका विजन था स्वामी दयानंद सरस्वती का कि वेदास के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फर्स्ट डाव स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर, लाहौर में पहला जो है डाव स्कूल बनाया गया था। तो डाव स्कूल का जो स्थापना है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, वो दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। एंग्लो वैदिक के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। आर्य समाज हैज वर्क टू फर्दर फीमेल एजुकेशन एंड इंटरकास्ट मैरिज, हैज बिल्ड ऑर्फनेजेस एंड होम्स फॉर विडोज, has established a network of schools and colleges and undertaking famine relief and medical work। तो ये सारे काम इन्होंने किए समाज के लिए। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है, उस समय के। और 19th सेंचुरी में आप देखेंगे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए, इसीलिए हम उस जो फेज है उसको हम रेनेसेंस बोलते हैं, इंडियन रेनेसेंस या बंगाल रेनेसेंस की हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 में। और इनकी जो फैमिली थी वो डीप रिलेशन था कहीं ना कहीं उनका मुगल कोर्ट से, ठीक है। तो काफी रिनॉन फैमिली से ही बिलोंग करते थे, मुगल कोर्ट से इनका कनेक्शन था इनकी फैमिली का। ही सेट अप मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू प्रोपोगेट एजुकेशन, ठीक है, इन्होंने शिक्षा पे बहुत काम किया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीइंग द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAOC। यहाँ पे रिकॉग्निशन इसलिए है इनको क्योंकि इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, विच ही सेटअप इन 1875। और जो आज आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने ही बनाई थी। जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो बाद में जाके AMU बना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्न एजुकेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ फॉर इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो इंडियन मुस्लिम्स की जैसे वुमेन की हालत खराब थी, SC ST जो कम्युनिटी है उनकी भी जो सिचुएशन थी, है ना, जो जिस सिचुएशन में वो लोग रहते थे, उसी तरह मुस्लिम्स का भी कहीं ना कहीं बहुत बैकवर्ड थे उस समय पे। तो इनका मानना था कि मॉडर्न एजुकेशन से उनका इंप्रूवमेंट हो सकता है उनकी कंडीशंस में, ठीक है। और इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की थी। ही फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। दिस सोसाइटी हेल्ड एनुअल कॉन्फ्रेंसेस एंड पब्लिश्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड साइंटिफिक मटेरियल इन इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। तो साइंटिफिक मटेरियल बनाते थे उर्दू में, क्योंकि उर्दू वहां पे लोगों को ज्यादा आती थी, मुस्लिम लोगों को। तो उर्दू में इन्होंने साइंटिफिक मटेरियल बनाना शुरू किया। समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि जो लैंग्वेज लोगों को आती है समझ में, उसी लैंग्वेज में साइंटिफिक मटेरियल को कन्वर्ट करिए। क्योंकि इंग्लिश में सारा साइंटिफिक मटेरियल इंग्लिश में ही वहां पे अवेलेबल था, ठीक है। ग्लोबल जो नॉलेज, जो पेपर्स जो होते थे, जो बुक्स जो होती थी साइंटिफिक, वो मोस्टली इंग्लिश में अवेलेबल थी। उसको इन्होंने कन्वर्ट किया और पब्लिश किया उर्दू में। देखिए कितना अच्छा स्टेप है। सर सैयद फेस्ड हॉस्टिलिटी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, क्योंकि ये रिफॉर्मर थे तो ऑफकोर्स हॉस्टिलिटी हर रिफॉर्मर को फेस करनी पड़ती है। उस तरह से इन्होंने भी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स है उनके थ्रू बहुत हॉस्टिलिटी फेस की। एज ही प्रमोटेड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते थे और सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट की बात करते थे। ही ऑल्सो गेव रैशनल इंटरप्रिटेशन टू ऑफ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के जो रैशनल इंटरप्रिटेशन है उन्होंने दिए, कुरान के जो इंटरप्रिटेशन है उसको रैशनल तौर पे इन्होंने बताया लोगों को। और एक समय था जब मैनी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स ऑफ दैट टाइम डिक्लेयर्ड हिम टू बी ए काफिर, ठीक है। तो इनको काफिर भी कहे बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। लेकिन आज इनका कंट्रीब्यूशन आज भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। तो आई होप आपको चारों सोशल रिफॉर्मर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और यहाँ पे मैंने फैक्ट्स भी कवर किए, स्टोरी भी बताई सारी। और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।